तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। आज मैं आपसे 10 से 12 मिनट में आपको 50 ऑब्जेक्टिव बता दूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा भी ऑब्जेक्टिव जो है इंपॉर्टेंट है। अब आपकी मर्जी है, आप शुरू से अंत तक अगर आप देखिएगा तो आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एक और चीज, 10 मिनट में आपको 50 प्रश्न मिलेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। और 10 मिनट के बजाय मैंने आप सभी के लिए आपका जो एग्जाम है उसमें आप अच्छा मार्क्स लाए, तो 10 मिनट के बजाय हमने 2.5 घंटा जो है अपना समय बर्बाद करके और वीडियो को बनाया हूं। और जो 50 प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल दे रहा हूं 2025 के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक नंबर हमारा क्वेश्चन आया है कि रामायण के रचनाकार कौन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा गया है। तो रामायण के जो रचनाकार है वो वाल्मीकि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि जल के बीच में कौन तैर रहा है। तो हम लोग मंदाकिनी वर्णम पाठ में पढ़े हैं कि जो पानी के बीचों बीच में फूल और सारस जो है क्या करता है, दोनों तैर रहा है। जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपको भी मार करके आना है ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास की रचना निम्न में से कौन है। कालिदास जो है किस रचना की है, किस पाठ की रचना की है, किस किताब की रचना की है, रामायण या फिर गीता या फिर रघुवंशम। तो बताइए इसमें कौन आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रघुवंशम के रचनाकार जो थे वो कालिदास है। मेघदूत का भी निर्माण कालिदास ने किया था। उसके बाद आइए फिर कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। तो मंदाकिनी नदी जो है वो प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। इसे गंगा नदी कहते हैं, जो कि पटना में है और वहाँ पर एक गांधी सेतु भी है और पटना नगर पर स्थित है गंगा नदी। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। वो पूछ दिया हमसे कि सीता रामचंद्र की कौन थी। तो सीता जी थी वो रामचंद्र की पत्नी थी, वो की ऑप्शन नंबर ए है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये भी पूछ देगा कि बड़े नेत्रों वाली कौन थी, तो सीता थी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन अपने दोनों भुजाओं को ऊपर किए बैठा रहता है। तो मुनि लोग जो होते हैं वो सूर्य की उपासना करते हैं, तो अपनी दोनों भुजा को ऊपर करके रखते हैं और सूर्य को उपासना करते हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं। तो अभी हमने जस्ट बताया आपको कि मुनि लोग जो है वो सूर्य की उपासना करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आइए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विशाल नेत्रों वाली कौन थी। अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि सीता जो थी वो विशाल नेत्रों वाली थी, बड़ी बड़ी इनका आंखें था। और सीता को रामचंद्र जो थे वो मंदाकिनी नदी घुमा रहे थे, जो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के सामने है। ये सभी क्वेश्चन उठता है और बहुत शानदार सुंदर क्वेश्चन आपको आज बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर का है कि वीरेश्वर कौन था, जज था, मंत्री था या फिर राजा था। तो अलस कथा पाठ में वीरेश्वर जो था वो क्या था, मंत्री था, जो कि आलसियों को भोजन करवाता था। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो अगर सबसे बड़ा जो दुश्मन है, सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आलस है। अगर आलस हो सकता है तो कोई भी इंसान अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोग में भी आलस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप भी किसी भी जीत को हासिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन करा है अलसशाला में आग क्यों लगाया गया। तो अलसशाला में आग इसलिए लगाया गया आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अलसशाला में आग इसलिए लगाया गया क्योंकि आलसियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, तो उसको जांचने के लिए, परीक्षा लेने के लिए कि असल में कौन आलसी है, तो इसके लिए अलसशाला में आग लगाया गया। चलिए उसके बाद यहाँ पे आता है 12 नंबर क्वेश्चन अलस असल में आलसियों की संख्या कितनी थी। तो आलसियों की संख्या जो थी वो 4 थी। चारों आलसी जो थे आग में घर में आग लगल था तभी भी वो नहीं भगे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तो जो चारों आलसियों को किस पकड़ करके क्या किया गया, बाहर निकाला गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है। तो हमारा जो अलस कथा है वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है और उसके जो लेखक है वो कौन है, वीरेश्वर, विद्यापति, कालिदास, मैक्स मुलर। तो उसके जो लेखक है वो विद्यापति है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आइए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। फिर करा 14 नंबर अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। अभी हमने जस्ट पहले बताया कि अलस वाला जो पाठ है वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता रहे हैं, मिस मत कीजिएगा एक भी क्वेश्चन को। आइए उसके बाद देखते हैं। कह रहा है किसके बिना ज्ञान भार है। तो क्रिया के बिना ज्ञान जो होता है भार होता है, बेकार होता है। तो सबसे पहले आपको ज्ञान चाहिए तो क्रिया चाहिए। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हितोपदेश के रचनाकार कौन है। बताइए फटाफट, हितोपदेश के रचनाकार बताना है। तो हितोपदेश के रचनाकार जो हो जाएगा नारायण पंडित। काफी मजेदार आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसको इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, बार बार ये प्रश्न दोहराया गया है और अब की बार भी आ जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है 17 नंबर क्वेश्चन की दान किसको देना चाहिए। काफी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको रेड पेन से इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। दान किसको देना चाहिए। तो दान जो है दरिद्र को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए
राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुड्ढे बाघ के हाथ में क्या था? तो बुड्ढे बाघ के हाथ में जो था सोना का कंगन था, जो कि पथिक उसको लेने गया था तो वो फंस गया था कीचड़ में। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको 2 बार 3 बार भी पूछ लिया गया है बिहार बोर्ड में 2023 में। चलिए उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है वो किससे लिया गया है? तो वो कर्णभार से लिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। फिर 20 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कह रहा है सूर्यपुत्र कौन था? तो कर्ण जो था वो सूर्यपुत्र था। ऑप्शन देखो कहाँ पर है, ए है ऑप्शन। कर्ण जो था सूर्यपुत्र था, इसको कुंती पुत्र भी कहते हैं। आइए उसके बाद नेछामी नेछामी किसने बार बार चिल्लाया? तो नेछामी नेछामी जो था शक्र ने कर्ण के सामने बार बार, यानी कि नेछामी बार बार चिल्लाया और उससे कवच कुंडल क्या कर लिया? छीन लिया। फिर कह रहा है शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या छीन लिया? तो अभी हमने बताया कवच और कुंडल दोनों जो है वो छीन लिया। किससे? कर्ण से। कौन छीना? तो शक्र ने छीना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को बता रहे हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। आइए उसके बाद कह रहा है दानवीर कौन था? तो दानवीर जो कर्ण था वो काफी दानवीर था, उन्होंने दान में कवच और कुंडल दे दिया था, लेकिन जो शक्र था वो ब्राह्मण के भेष के रूप में आया था और इससे वही मांग लिया कवच और कुंडल। उसके बाद आइए उसके बाद कह रहा है भारत में किसकी महान परंपरा है? तो भारत में जो शास्त्र की बात करें तो शास्त्र की बहुत महान परंपरा है और यहाँ पे संस्कार जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो शास्त्र जो है उसकी महान परंपरा है। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, कह रहा है बृहत संहिता के लेखक वराहमिहिर है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्या? तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन कहता है अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाले जो होता है अपने और पराया का क्या करता है? गणना करता है, अपना पराया को खोजता है। तो यहाँ पे ये बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप मत करना, इसको ध्यान से बारीकी से समझ लेना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि ऋषि आदि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषि आदि जो है प्रणीत को क्या कहते हैं? मृतक, दुर्जन या फिर कृतक? तो ऋषि आदि प्रणीत को कृतक कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कहता है व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो व्याकरण के रचनाकार जो थे वो पाणिनि थे। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र जो था वो मध्यकाल की बात करें तब वो पटना के नाम से अति प्रसिद्ध हुआ। चलिए उसके बाद अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं। चलिए ये बुध काल में समझ गए। उसके बाद आइए हम लोग यहाँ पर आते हैं किसमें, तो 30 नंबर क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत किसे माना जाता है? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज को माना जाता है। ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आइए कर 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पटना के गंगा नदी के पर कौन सा सेतु है? तो पटना के गंगा नदी पर जो है वो गांधी सेतु है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास की बात करें तो 2500 वर्ष पुराना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? यानी गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनका अगर जन्म की बात करें तो पटना में हुआ था और प्रथम गुरु की बात करें तो गुरु नानक थे। सिख संप्रदाय का प्रथम गुरु गुरु नानक थे और सिख संप्रदाय के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव सिंह थे और सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म की बात करें तो पटना में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न वही कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। हम लोग कितना मिनट में 35 नंबर क्वेश्चन कर लिए? चलिए बताते हैं। पटना में कौन सा नदी है? तो पटना में गंगा नदी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए हमने अभी देखा 10 मिनट में हमने क्या कर लिया, 35 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसे ही सबको सॉल्व कर लेंगे। 10 मिनट में आप 35 क्वेश्चन जान गए, ये छोटी-मोटी बात नहीं है। चलिए उसके बाद हम एशिया का सबसे लंबा पुल कौन-सा है? तो एशिया का जो सबसे लंबा पुल है वो गांधी सेतु है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी अगर आपसे पूछ दे तो आप कह दीजिएगा कि पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद फिर कह रहा है कि आधुनिक काल की लेखिका में कौन अधिक प्रसिद्ध है? तो आधुनिक काल की लेखिका की बात करें तो पंडित क्षमा राव जो थी वो बहुत प्रसिद्ध थी। ये लेडीज का नाम है, लेखिका का नाम है पंडित क्षमा राव। चलिए उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, गंगा देवी के पति का नाम क्या था? तो गंगा देवी के पति का नाम कंपन राय था। और बहुत शानदार, सब आंसर जितना हम अभी तक बताएं अधिकतर ए आंसर ही सही हो रहा है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनक के सभा में कौन विदुषी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्गी जो थी वो जनक के सभा में विदुषी थी। उसके बाद आइए 42 नंबर क्वेश्चन, यज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? यज्ञवल्क्य की मैत्रेयी था। यज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। यज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की जो शिक्षा दिया था वो मैत्रेयी को दिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, कंपन राय का कौन सा सदी चल रहा है?
कंपन राय पूछे या फिर गंगा देवी पूछे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और विजयंका पूछे तो 8वीं सदी। चलिए उसके बाद आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। विजयंका का कौन सा सदी चल रहा है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8वीं सदी चल रहा है। ये आप लोग ज़रूर याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत की पहचान किससे होती है? अभी हमने आपको बताया है कि जो भारत है उसमें शास्त्र या फिर संस्कार की बात करें तो बहुत चलता है। तो प्राचीन भारतीय की जो पता चलता है, पहचान जो होता है संस्कारों से पता चलता है। उसके बाद चलिए 46 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान जो होता है वो विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद आते हैं, कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन वागदान किस संस्कार में होता है? तो वागदान भी जो होता है वो विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये दोनों में से कोई एक जरूर पूछेगा। उसके बाद आइए 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन समाज सुधारक थे? तो स्वामी दयानंद जो थे ये समाज सुधारक थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने ही किए थे। उसके बाद फिर कह रहा है स्वामी दयानंद का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो स्वामी दयानंद की जो जन्म हुआ था 19वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था वो टंकारा गांव में हुआ था, जो कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो हमने अभी अभी आपको कितना आंसर 50 क्वेश्चन कराया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आपको अगर वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि ये हम लोग आपको ये लगा होगा कि ये 10 मिनट का वीडियो बनाने में कितना समय लगेगा। तो 10 मिनट का वीडियो बनाने में हमको 2 से 3 घंटा लगता है। क्वेश्चन सेट करो, क्वेश्चन सेट करने के बाद उसको फिर टाइप करो, टाइप करने के बाद क्या किया जाता है उसको वीडियो बनाया जाता है, तब ये जाकर क्वेश्चन जो होता है बनता है। तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, ताकि मेरा जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाए। और एक और चीज़, अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने आस-पास के दोस्तों को भी बता देना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और ख़्याल रखना। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर लिखना।